गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी जो क्लास है बिहार बोर्ड और सीबीएसई 12 का कंबाइंड क्लास है। अभी हम शुरू करेंगे आपको ऑर्गेनिक, क्योंकि वॉल्यूम 1 किताब हमारा खत्म हो गया है। वॉल्यूम 2 किताब में पूरा ऑर्गेनिक ही है। इसमें 4 या 5 चैप्टर होगा, बिहार बोर्ड के लिए 7 चैप्टर है। अब देखिए कि ऑर्गेनिक का जो हमारा अप्रोच होता है वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक से अलग होता है। आप फिजिकल से ऑर्गेनिक के अप्रोच को एक साथ नहीं कंबाइन कर सकते। ये जितना भी है सबका कॉन्सेप्ट अलग है और सब इजी है। थोड़ा सा डिसिप्लिन है जिसको हम ध्यान में रखेंगे तो हम इसको रिकवर कर सकते हैं। अब क्या है कि हम मान के चलेंगे कि आपको ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता है। ऑर्गेनिक आपके लिए एकदम जीरो से स्टार्ट होगा और सिर्फ यही है कि आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करिएगा या जो क्लास आपसे छूट जाता है उसको अपना वीडियो के रूप में देख लीजिएगा। ये सारा वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोडेड रहता है। जो बच्चे नया हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यह क्लास 9:30 से 9:30 से 10 के बीच में कभी भी लाइव हो जाता है। अपना रेडी रहिएगा। चलिए अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम आपको पढ़ाएंगे तो उसका बेस क्या है, माने क्या कितना बात है जो हम जानेंगे तो उसको आसानी से समझ सकते हैं, अन्यथा ऑर्गेनिक आपके समझ से बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और सीबीएसई और बीएसईबी दोनों के लिए क्लास है। ये क्लास इतना ही के लिए नहीं है, अगर कोई भी बच्चा 10th क्लास में होगा तो वो भी बेसिक सीख लेगा तो उसके बेसिक में ही उसका पूरा 10th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। जितना हम बेसिक बताएंगे उतना में उसका 10th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है, पढ़ने के लिए आपके पास साधन बहुत है। आप बहुत जगह से मटेरियल जुटाते हैं, इंटरनेट से हो या लाइव किसी के ऑनलाइन क्लास से हो या किसी के मतलब पीडीएफ से हो, बहुत सी जगह से जुटाते हैं, लेकिन कंसेप्ट बहुत कम लोग सिखाते हैं। देखिए टीचर दो तरह के होते हैं। एक टीचर होते हैं जो विद्यार्थी को सिखाना चाहते हैं, एक टीचर होते हैं जो विद्यार्थी को बुर्बक बना करके अपना सेलिब्रिटी जो है वो लेना चाहते हैं, है ना। तो उससे काम नहीं चलेगा। हमारा कहना है कि जो भी कॉन्सेप्ट हो वो आपके माइंड में एडजस्ट होना चाहिए। पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपको फिर दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं हो और आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझें और आगे पढ़ें, क्योंकि पढ़ना आपको है। मेरा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना। मेरा काम है कि आपको साइकिल पर बैठा देंगे, पैडल समझा देंगे, है ना, हैंडल समझा देंगे, ब्रेक समझा देंगे, एक्सीलरेटर समझा देंगे और धक्का दे के छोड़ देंगे। इसका गिरिए चाहे चलते रहिए, आप पर निर्भर करता है, क्योंकि परिश्रम आपको करना है, ऊंचाई पर आपको पहुंचना है। हमको सिर्फ आपको मदद करना है, रास्ता दिखाना है, कुछ नहीं करना है। देखिए जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आएगी तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन की बात आएगी, है ना। अब देखिए क्लासिकल डिफिनेशन, सबसे पहला डिफिनेशन इसका क्या था। पहले लोग ऑर्गेनिक को किस रूप में देखते थे, कैसे समझते थे, इसको समझना है। ठीक है, क्लासिकल डिफिनेशन का मतलब है बहुत पहले इसके बारे में हम क्या समझते थे। देखिए इसका डिफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which
in which we study about organic compounds. Organic compounds is called organic chemistry. Is called organic chemistry. ठीक है? The branch of chemistry in which we study about organic compounds is called organic chemistry. ये सबसे सिंपल इसका डिफिनेशन है. सबसे सिंपल डिफिनेशन है कि केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, तो हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में. ठीक है. अब यहाँ पे आपको एक रास्ता मिल गया. रास्ता ये मिला कि अब आप कहिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं. तो अगला हेडिंग दीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. अब देखिए कि जितना भी कंपाउंड है वो सभी किसी न किसी सोर्स से प्राप्त है. सोर्स है हमारा लिविंग्स भी है, सोर्स हमारा नॉन लिविंग्स भी है ना. तो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. किसको? कंपाउंड को. कि जो कंपाउंड आपको लिविंग से प्राप्त होता है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो कंपाउंड आपको नॉन लिविंग से प्राप्त होता है उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो कंपाउंड हमारा दो हो गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा लिविंग से ही प्राप्त होता है. जैसे कार्बोहाइड्रेट है, चावल से प्राप्त होता है, गेहूं से प्राप्त होता है, देख भी करते हैं उसका पौधा होता है उससे प्राप्त होता है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? लिखिए दी कंपाउंड्स which is obtained from livings are called organic compound. are called organic compound कहते हैं. ठीक है. The compounds which is obtained from livings are called organic compound. एग्जाम्पल में है, जैसे हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे फैट हो गया, जैसे प्रोटीन हो गया. ठीक है. जैसे इंजाइम हो गया. ठीक है. जैसे शुगर हो गया. ठीक है. जैसे सुक्रोज हो गया. ठीक है. ETC. ये सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो पहले समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसका स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का. ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? जिसको हम लिविंग से प्राप्त करते हैं. अब क्या हुआ कि जैसे कोई काम सामने में आता है तो कुछ लोग एक्टिव होते हैं. वो एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनको एक क्यूरियोसिटी होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें. तो जैसे पता चला कि ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ गया है तो लोगों ने क्या किया, इसका स्टडी किया. कहाँ पर जाके? तो एटॉमिक पर जाके, मैंने एटम पर जाके इसका स्टडी किया, एटॉमिक एनालिसिस किया. सब में देखा क्या कि सब तरह का एलिमेंट है, सब तरह का एटम है, लेकिन एक एटम है जो सब में पाया गया जिसका नाम हुआ कार्बन. तो कॉमन एलिमेंट क्या हुआ? सो देखिए कॉमन एलिमेंट क्या हुआ. तो कॉमन एलिमेंट हो गया कार्बन. ठीक है. कॉमन एलिमेंट हो गया कार्बन. तो लोगों ने सोचा कि इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बन का कंपाउंड है. ठीक है. तो यहां पर हमारा डिफिनेशन फिर बदल गया. अब डिफिनेशन क्या हो गया? देखिए द डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री इज मॉडिफाइड. The definition of organic chemistry is
modified, is modified, modify हो गया यहाँ पर। अब क्या हुआ, the branch of chemistry in which we study about carbon and its compound is called organic chemistry। सब कुछ वही है, सिर्फ क्या बदला, अप्रोच बदल गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, डिफिनेशन वही है, अप्रोच सिर्फ बदल गया। अब लोगों ने कहा कि एक जो है कार्बन और उसी के कंपाउंड का स्टडी है और कुछ नहीं। ठीक है, अब फिर यहाँ पर लोगों का जो उत्सुकता था वो बढ़ा, क्यूरियोसिटी बढ़ा। अब सोचा कि कार्बन जो है अकेले तो कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, कार्बन में बहुत सारा एलिमेंट जुड़ेगा तभी बनेगा, तो उसको कह दिया ऑर्गेनोजेंस। अब लिखिए ऑर्गेनोजेंस, ऑर्गेनोजेंस ये क्या है, द एलिमेंट which combines to form which combines with carbon to form compound is collectively called organogens। ठीक है, तो कार्बन के साथ जितना भी एलिमेंट कंबाइन हो करके उसके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उस सब एलिमेंट को एक साथ हम कहते हैं ऑर्गेनोजेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ईटीसी, बहुत सारा एलिमेंट इसमें आया। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन क्या किया कि अगर मान लो सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ता है तो वो हो जाता है हाइड्रोकार्बन, और जो बच गया या हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट उसमें आके जुड़ गया तो उसको कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए अब देखिए, अब होगा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन कार्बन से, माने सिर्फ हाइड्रोजन अगर कार्बन से जाके जुड़ता है तो उससे बन जाता है हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड ऑफ कार्बन with hydrogen
is called हाइड्रोकार्बन। समझ गए कि अगर कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़कर बनता है तब उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखिए CH4 है, जैसे देखिए C2H6 है, जैसे देखिए C6H6 है, जैसे है C2H2 है, etc। मतलब सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर प्रश्न होता है, मान लीजिए कि कार्बन हाइड्रोजन तो मिला लेकिन उसके अलावा भी एलिमेंट मिल जाएगा तो आप क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए दी कंपाउंड ऑफ कार्बन with hydrogen and other organogens is called derivatives of हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसको डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका एग्जांपल होते हैं, जैसे मान लीजिए CH3OH है, देखिए कार्बन हाइड्रोजन आया, इसके साथ क्या आएगा, ऑक्सीजन आ गया। अब जैसे हम लिखते हैं C6H5 और Cl लिखते हैं, देख लीजिए कार्बन हाइड्रोजन के अलावा Cl आ गया। अब जैसे लिखते हैं CH3Cl, तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन आ गया। तो अगर मान लीजिए सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एलिमेंट आ गया उसमें तो उसको डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब क्या है कि इसका मॉडर्न डिफिनेशन देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न डिफिनेशन क्या है, ये सबसे बेसिक चीज है, जानना जरूरी है। मॉडर्न डिफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about hydrocarbon and its derivatives ठीक है, is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह से आपको समझा रहा है कि इसके अंदर करना क्या है। तो मोटा मोटी तौर पर यह समझ में आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव का स्टडी करना है। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन, ठीक। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अगला टॉपिक पर, जिसका नाम है पिलर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए अब हेडिंग दीजिए पिलर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिलर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये समझना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पर टिका हुआ है।
किसके बारे में अगर अच्छा से हम जान लेते हैं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा से समझ लेंगे, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए समझने के लिए देखिए क्या करते हैं, पहले लिखेंगे एलिमेंट, इसके बाद लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बाद लिखेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब किसमें कितना बॉन्ड होगा ये हमको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, लोन पेयर 0 और मैक्सिमम बॉन्ड 1 ही होगा, एक बॉन्ड से अधिक जो है नहीं होगा इसका, ठीक। अब है क्या, अब है हमारा हेलाइड है, या देखिए ऑक्सीजन, चाहे नाइट्रोजन, देखिए पहले नाइट्रोजन, देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 और लोन पेयर होता है इसमें 1 होता है, और इसमें मैक्सिमम बॉन्ड की संख्या होगा 3 होगा। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 और इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा 1, एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम बॉन्ड होता है इसमें 3। इसके बाद ऑक्सीजन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 और इसमें मैक्सिमम बॉन्ड 2 ही होता है। इसके बाद हो गया हेलाइड एक्स, इसमें एक्स बराबर क्या होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा 3 और मैक्सिमम बॉन्ड इसका 1 ही होगा। लास्ट में है कार्बन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसमें एलपीई 0 और मैक्सिमम बॉन्ड होता है 4 होता है। तो ये जो है आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बिना आपको काम नहीं चलेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। अब देखिए कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किस में मिला, एन में और ओ में और एक्स में, कितना 1 2 3। इसको याद रखने का तरीका है, एलपीई याद रखने का तरीका है नॉक्स 1 2 3, नॉक्स 1 2 3 अगर याद रखते हैं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी जगह पर क्वेश्चन आएगा, जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से बना लीजिएगा। नाइट्रोजन में 1 ही लोन पेयर है, अगर 2 नाइट्रोजन होगा 2 हो जाएगा, 3 नाइट्रोजन 3 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसको समझना पड़ेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, ये हो गया जो परमाणु के सबसे लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में भाग नहीं लेता है, पेयर में रहेगा, 2 रहेगा तो 1 पेयर कहेंगे, 4 रहेगा 2 पेयर कहेंगे, तो ये पेयर में है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, इसका मतलब है कि उतना बॉन्ड से अधिक होगा ही, अगर हम लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन में मैक्सिमम बॉन्ड 3 है, अगर कोई 4 बॉन्ड लगा देगा तो गलत हो जाएगा, अगर 2 बॉन्ड लगाएगा तो गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन में मैक्सिमम बॉन्ड 2 है, 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होगा। हेलाइड का मैक्सिमम बॉन्ड 1 ही है, कार्बन का मैक्सिमम बॉन्ड 4, कार्बन में बॉन्ड की संख्या 4 है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का टॉपिक है हमारा चेन है। अब हम इसको समझेंगे कि चेन क्या होता है। कार्बन जो आपस में जुड़ता है वो डिफरेंट चेन में जुड़ता है। चेन किसको कहते हैं, सो देखिए पहले हम बेसिक पढ़ा देते हैं आपको। बेसिक जब समझ जाइएगा तब हम चैप्टर शुरू करेंगे, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इस बेसिक में आपको 11th का एक चैप्टर हो जाएगा, सबसे रफली हो जाएगा, सारा चीज नहीं बताएंगे लेकिन रफली कुछ तो बता देंगे। और 10th क्लास का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 10th क्लास के बच्चा को इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब है चेन। चेन किसको कहते हैं, तो कार्बन जो है, कार्बन माने सेल्फ लिंक करता है, माने अपने आप से जुड़ता है, और उसके जुड़ना है किस बॉन्ड से, तो कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड 3 है आपको,
सिंगल है, डबल है और ट्रिपल है। तो कार्बन क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड से स्विंग से जुड़ता है और जुड़ करके डिफरेंट तरह से जुड़ता है और डिफरेंट तरह से जुड़ करके बड़े बड़े कंपाउंड का निर्माण करता है, उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। चेन क्या है? द रेगुलर arrangement of the irregular arrangement of carbon with other with self is called the irregular arrangement of carbon with self is called chain। उसको हम लोग चेन करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए कार्बन इस तरह से जुड़ गया, ठीक है। फिर देखिए कार्बन हो सकता है तो इस तरह से जुड़ेगा और यहाँ पर ब्रांच लग गया, या हो सकता है कार्बन इस तरह से जुड़ेगा और एक रिंग में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन जैसे भी जुड़े, जुड़ने का जो इसका क्रम होगा वो रेगुलर होगा, एकदम रेगुलर वे में अरेंज होगा। तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम चेन कहते हैं। अब देखिए चेन दो तरह का हो गया, एक चेन है जो ओपन है, माने खुला है, और दूसरा चेन है जो रिंग में है। इसलिए चेन दो तरह का होगा। अब लिखिए टाइप्स ऑफ चेन। टाइप्स ऑफ चेन, चेन का टाइप देखिए, पहला हो गया ओपन चेन, ओपन चेन, और दूसरा हो गया क्लोज्ड चेन। समझ गए? एक हो गया ओपन चेन और दूसरा हो गया क्लोज्ड चेन हो गया, ठीक। अब पहला हेडिंग लीजिए ओपन चेन क्या है। पहला हेडिंग लीजिए ओपन चेन क्या है। ओपन चेन का दूसरा नाम है एसाइक्लिक चेन, एसाइक्लिक चेन। इसका तीसरा नाम है एलिफैटिक चेन, एलिफैटिक चेन भी इसको कहते हैं। सिर्फ नाम चेंज होगा, मीनिंग वही होगा। अब देखिए ओपन चेन का मतलब है इसमें एंड होगा, जैसे कोई भी चेन हम यहाँ शुरू करेंगे या यहाँ पर खत्म होगा, तो ओपन होगा तो उसका एक शुरुआत होगा एक लास्ट होगा, मतलब एंड होगा उसमें, कहने का ही मतलब है। तो लिखिए द चेन हैविंग ओपन एंड, ओपन एंड आगे पढ़ाएंगे उसे समझ लीजिए। ओपन एंड का मतलब होता है CH3 होना चाहिए, है ना। CH3 है तो ओपन एंड है। द चेन हैविंग ओपन एंड इज कॉल्ड ओपन चेन, उसको हम लोग ओपन चेन कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए, जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है। माने किसी भी कार्बन का 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं है। इधर देखिए 3 हाइड्रोजन से, तो एक इधर मिला के 4 हो गया। इसका देखिए 2 हाइड्रोजन से है तो एक इधर मिला के 4 हो गया। इसका देखना है, देखिए 2 हाइड्रोजन से है, एक इधर मिला के 4 हो गया। माने जितना भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक और कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है, मतलब सही है। अब दूसरा एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं इस तरह से CH3 CH CH2 CH2 और CH3, और यहाँ पर भी हो गया CH, ठीक है। अब दोनों एग्जाम्पल में ही हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें सिर्फ 2 ओपनिंग है, एक यहाँ है एक यहाँ है, और इसमें क्या है 1 2 3 ओपनिंग है। इसको कहेंगे स्ट्रेट चेन, इसको कहेंगे ब्रांच चेन। अब इसको भी लिखिए, सबको कॉपी में नोट कीजिए, आपका एक अच्छा थ्योरी का नोट्स हो जाएगा। जब चाहिएगा तो आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। मेन होता है कि पढ़ सब लेता है लेकिन सबके पास अच्छा नोट्स नहीं रहता है, अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं रहता, थ्योरी नहीं रहता, सब सिस्टमेटिक है, आपको काम आएगा। अब देखिए टाइप्स इसका टाइप से पहला जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन।
और दूसरा है जिसको कहते हैं ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन हो गया, ठीक है। अब पहला हेडिंग दीजिए स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन क्या लिखेंगे? ऐसा ओपन चेन जिसमें सिर्फ दो ओपन एंड, सिर्फ दो ओपन एंड होगा तो उसको कहेंगे हम, है ना, स्ट्रेट चेन कहेंगे। द ओपन चेन हैविंग only two open end, is called straight chain, उसको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया CH3, CH2, CH2 और CH3, ये हो गया स्ट्रेट चेन हो गया। अब दूसरा है ब्रांच्ड चेन। ठीक है, ये क्या है देखिए, ये है दी ओपन चेन having more than two open end is called branched chain, उसको हम लोग ब्रांच्ड चेन कहते हैं। समझ गए? जिसमें सिर्फ दो ओपन एंड होगा उसको कहते हैं स्ट्रेट चेन, और जिसमें दो से ज्यादा ओपन एंड होगा उसको कहते हैं ब्रांच चेन कहते हैं। एग्जांपल समझिए, जैसे यहाँ CH3 है, CH है, CH3 है और यहाँ पर CH3 आ गया, इसमें तीन ओपन एंड हो गया तो ये कहलाएगा ब्रांच चेन। उधर वाले लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्लोज्ड चेन क्या है। ये सब आपको 10वीं क्लास में ही पढ़ लेना चाहिए था। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं 10वीं क्लास का पढ़ा रहे हैं। अब देखिए दूसरा है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन का दूसरा नाम है साइक्लिक चेन, और इसका तीसरा नाम है रिंग चेन। तीसरा नाम है इसका रिंग चेन। अब ध्यान दीजिए, है ना, जब CH3 होगा तो ओपन चेन कहलाएगा। अब इसका उल्टा सोचिए, जब CH3 नहीं रहेगा तो उसको क्लोज चेन कहेंगे। देखिए द चेन हैविंग no open end is called closed chain, उसको हम क्लोज चेन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहाँ CH2 होगा, फिर यहाँ CH2 है, फिर यहाँ CH2 है, फिर यहाँ CH2, इस तरह से इसका चेन बनेगा। इसमें कहीं भी कोई टर्निंग होगा तो वहां पर दो ही हाइड्रोजन होगा, तो दोनों साइड बॉन्ड बन जाएगा, तो कार्बन के 4 ही बॉन्ड चाहिए, तो इस तरह से इसको कहते हैं क्लोज्ड चेन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आज के क्लास में हम आपको पढ़ा दिए क्या, आपको पढ़ा दिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन पढ़ा दिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पर टिका हुआ, माने कितना कॉन्सेप्ट हमको जानेंगे तो ऑर्गेनिक पढ़ने में कभी दिक्कत होगा ही, तो वो हम बता दिए। इसके बाद बता दिए चेन, माने 3 कॉन्सेप्ट आज बता दिए। अब अगला क्लास जो हमारा कल का क्लास होगा उसमें हम बताएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि आप जान लीजिए ऑर्गेनिक में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई वैल्यू नहीं, यहाँ मेन वैल्यू है किसका, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हमको क्या होगा कि पढ़ना पड़ेगा, इसके सब माने सभी टर्म को समझना पड़ेगा, सभी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा,
तो कल क्लास जो होगा उसको मिस नहीं कीजिएगा। कल के क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ लीजिएगा, तो कम से कम रिएक्शन लिखने में या नोमेनक्लेचर में या उसका जो है मैकेनिज्म लिखने में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर क्लास मिस करते हैं तो दिक्कत है। चलिए, क्लास मिस करते हैं तो कोई बात नहीं है, इसका वीडियो रिकॉर्डेड रहता है, हम छोड़ देते हैं वैसे ही, लाइव में ही छोड़ देते हैं, या आप यूट्यूब पर जा करके जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल में डालिएगा जैसे ही, तो चैप्टर के अनुसार से आपका देखिएगा लेक्चर के हिसाब से दिया हुआ है सारा चैप्टर, तो उसको देख करके आप कॉपी अच्छा से तैयार कीजिए। कॉपी जितना सुंदर रहेगा आप उतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमारा कॉपी ही सबसे बड़ा चीज है, जिसको हम लोग फेयर कॉपी कहते हैं। जैसे जैसे चलन बढ़ते जा रहा है टेक्नोलॉजी का, वैसे वैसे लोगों का झुकाव जो है फेयर कॉपी की तरफ घटते जा रहा है, जबकि फेयर कॉपी होना चाहिए। फेयर कॉपी ऐसा कॉपी होता है, समझिए एक तरह से आपका जो जितना भी पढ़ाई लिखा है उसका पूरा उसमें जो है क्रीम भरा हुआ होता है। आप जितना चाहे जितना बार चाहिए उसको अंडरलाइन कर दीजिए कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, सब चीज आपको जो है उसमें क्लियर रहता है। तो हमारा जो क्लास रहता है वो आपको फेयर बनाने के लिए, सुनने के लिए नहीं है, देखने के लिए। हाँ, देखने के लिए है कब, जब आप मान लीजिए कि फेयर तैयार कर लिए हैं, बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, तो आप लेक्चर चला दीजिए, लेक्चर सुनिए, आपको फायदा करेगा, है ना। बार बार रिवाइज कीजिए, नहीं पढ़ने का मतलब लेक्चर सुनिए, जब मन है तब सुनिए। आप फालतू के रील्स अगर देखिएगा तो रील्स देखने से यादाश्त घटता है, ये बात जान लीजिए। आज समझिए, कल समझिए, परसों समझिए, जब समझना है समझिए। आपका जीवन है, आपका सोच है, आपका फैसला है, आप जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। क्योंकि सामने में आप रहते हैं तब तो मजाल नहीं है आपका कि आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप सामने में है नहीं, आप अपने घर पर हैं और फ्री हैं, जैसे मन होगा वैसे पढ़ते होइएगा, ये सब गलत बात है। जब भी पढ़ने बैठिए तो पूरा यूनिफॉर्म में बैठिए एकदम से, ऐसा नहीं कि गंजी पहन लिया बैठ गए वैसे ही बैठे नहीं। पढ़ने का जो हमारा यूनिफॉर्म है उसको जरूर पहनिए और एकदम पूरा पढ़ने के लिए जो है ना सीरियसली बैठ के पढ़िए, पढ़ाई आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, इससे आगे फिर बताएंगे कल। थैंक यू।